हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में हिमांक में अवनमन उससे संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दिया था, यानी वो जो हमारा टॉपिक था हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे उसमें से मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा दिया था। वही दो जो टाइप होते हैं वही को आपसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, है ना। तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है परासरण यानी ऑस्मोसिस, और दूसरा एक टर्म इसी का भाई, इसी के साथ आपने नाम सुना होगा विसरण का भी, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। यानी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, सुनने में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है ना। परासरण और विसरण दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना। और इनमें क्या होता है कि अक्सर हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये विसरण कहाँ देखने को मिलता है और परासरण कहाँ देखने को मिलता है ना। हालांकि यहाँ पर बात ये जो लिखा हुआ है विसरण और परासरण, इन दोनों की प्रक्रियाएं हमारे शरीर में भी होती हैं, बॉडी में, है ना। और वो कहाँ पर होती, कहाँ पर इनका यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या कहती है ऑस्मोसिस की। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि विलायक अथवा जल। मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है, जो विलायक होता है, कौन होता है, वो वाटर होता है। जल को क्या कहते हैं, विलायक। जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है ना। तो विलायक अथवा जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई, अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, और अर्ध पारगम्य देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य का मतलब जाने वाली, और झिल्ली का मतलब झिल्ली जानते ही है ना। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी आधे लोगों के लिए पारगम्य है। तो आधे लोगों के लिए पारगम्य होने का क्या मतलब है, विलयन के दो घटक विलय और विलायक, है ना। तो विलयन के दो घटक विलय और विलायक होते हैं। तो जब इनमें से किसी एक के लिए पारगम्य होगी तभी तो उसका नाम दिया गया है अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर दोनों के लिए होता तो अर्धपारगम्य कहा ही ना जाता, है ना। तो यहां पर क्या करता है कि ये जो झिल्ली होती है वो केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। विलायक कौन होता है, तो वाटर होता है, यानी जल, है ना। तो दोनों की डिफिनेशन जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि विलायक अथवा जल, यानी इसमें कंडीशन है, परासरण वाले में ये कंडीशन है कि इसमें विलायक होगा, या विलायक का मतलब है जल, यानी विलायक या जल के अणु ही इसमें क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना। और यहां पर जो विसरण लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन में देखिए, डिफ्यूजन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। दो चीजें यहां पर डिफरेंस है। दो चीजें डिफरेंस क्या है कि विसरण में दो शब्द नहीं आए, कौन कौन से, एक तो ये नहीं आया कि विलायक, यहां पर लिखा हुआ कि पदार्थ के अणु। अब पदार्थ की तो कई अवस्थाएं होती, ठोस द्रव गैस तीनों होती है ना। तो यहां पर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। जो विसरण होता है वो सभी जगह होगा, ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा, तीनों जगह पर आपको विसरण देखने को मिलता है। लेकिन परासरण के लिए केवल एक कंडीशन है कि वाटर का फ्लो होगा, यानी यहां पर क्या होगा कि जो पानी होगा उसी के अणु गति करेंगे। यही सबसे बड़ा दोनों में अंतर है। विसरण और परासरण में जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है, इसमें क्या है कि ये जो विसरण की प्रक्रिया है वो आपको ठोस द्रव गैस किसी भी माध्यम में मिल सकती है, जबकि जो परासरण की प्रक्रिया है वो केवल आपको लिक्विड में मिल सकती है, द्रव में मिल सकती है ना। क्योंकि यहां पर स्पेशल कंडीशन लगा करके बता दिया गया है कि यहां पर किसके अणु गति करेंगे, तो केवल जल के अणु गति करेंगे। अब जल क्या होता है, द्रव। तो यहां पर केवल जल के अणुओं की गति करने की वजह से परासरण और विसरण में सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है ना। तो यहां पर तो ये हो गया कि विलायक और जल की बात, डिफरेंस एक यहां मिल गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि अपनी अधिक सांद्रता, दोनों ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही गति करते हैं। दोनों में जो होता है, जो गति होती है अणुओं की, वो कहां होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और आगे देखिए क्या है कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। यहां पर स्वतः प्रवाह है, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है ना। यानी विसरण में किसी भी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की प्रक्रिया चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी में होगी। लेकिन यहां पर कंडीशन है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी,
परासरण में। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये मिल गया। अगर इसमें अंतर आता है मान लिया बाई चांस, तो आप इसके अंतर को भी बनाकर कैसे लिख सकते हैं, है ना। 2 पॉइंट और भी बन सकते हैं यहां से कि ये प्रक्रिया किसी भी माध्यम में हो सकती है, ये प्रक्रिया केवल द्रव माध्यम में हो सकती है परासरण की, इसमें किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है ना। तो ये है परासरण और विसरण की डिफिनेशन। अब मैं जरा जनरलाइज एग्जांपल लेता हूं जो हमारे दैनिक उदाहरण मिलते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। चलिए एक विलयन ले लेते हैं, एक सोल्यूशन को हम ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया एक सोल्यूशन। अब ध्यान से इसमें देखिएगा, समझिएगा विसरण को और परासरण को। तो देखिए यहां पर क्या है कि इस साइड में भरा हुआ इसमें केवल पानी है, यानी द्रव के रूप में यहां पर कौन है, केवल विलायक है। यहां पर केवल कौन है, विलायक, और विलायक कौन होता है, जल, यानी इसमें शुद्ध जल भरा हुआ है। एक साइड में इस कंटेनर में शुद्ध जल है, दूसरी साइड में क्या है, देखिए दूसरी साइड में इसमें जो भरा हुआ है वो विलयन है। अब विलयन के अंदर क्या होगा, विलय और विलायक दोनों होंगे। अब मान लीजिए इसमें विलयन कुछ भी आपने मिलाया हो, नमक मिलाया हो, चीनी मिलाया हो, यूरिया, ग्लूकोज, कोई भी आप विलय मिलाया हो इसमें, है ना। तो ये क्या है, विलयन है। अगर ये विलयन है तो इसमें आपको विलय भी देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, विलायक भी देखने को मिलेगा। ये है ना, विलय भी मिलेगा और यहां पर विलायक भी मिलेगा। तो परिभाषा जरा देखिए पहले परासरण की। कहता है कि विलायक अथवा जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता, देखिए यहां पर केवल पानी है ना, इधर इधर केवल कौन है, विलायक है यानी जल है। तो यहां पर जल की जो सांद्रता है ना, यहां सांद्रता किसकी होगी, वाटर की। जो जल की मात्रा या जल की सांद्रता है वो कहां पर ज्यादा होगी, इधर होगी, क्योंकि इधर केवल जल है, केवल पानी है ना। तो विलायक की सांद्रता यानी जल के अणुओं की सांद्रता इधर ज्यादा है, और इधर जल के अणुओं की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, इधर है विलयन। अब विलयन में न केवल विलायक है बल्कि विलय भी आ गया। विलय कौन है, तो विलय कोई भी हो सकता है, चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर, जो भी हो। तो यहां पर विलय और विलायक दोनों है उतनी ही मात्रा में, और यहां पर केवल पानी है। तो पानी की मात्रा किधर ज्यादा है, पानी की मात्रा इस साइड में ज्यादा है। तो यही डेफिनेशन कह रही है कि विलायक अथवा जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से, यहां सांद्रता जल की क्या है, ज्यादा है, अधिक है, अधिक सांद्रता। अधिक सांद्रता किसकी, तो जल की यानी विलायक की। और इधर सांद्रता किसकी, कम है, किसकी, जल की या विलायक की। यानी इधर आपकी जो सांद्रता है, ये सांद्रता कम है, यानी इधर सांद्रता क्या है, कम है, किसकी, वाटर की, जल की, क्योंकि ये विलयन है, इसमें विलय भी है और विलायक भी है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इधर का जो पानी है वो उस साइड में, देखिए बीच में, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, बीच में जो बना हुआ है ये आपका है SPM, ये है आपकी झिल्ली, वही अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये है ना, ये बीच में कौन सी, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ऐसे बना दिया है इसको। अब यहां से क्या होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली केवल आधे अणुओं के लिए पारगम्य होती है। अब आधे अणु का मतलब विलय या विलायक दोनों में से किसी एक के लिए होगी। तो ये झिल्ली जो होती केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। तो पानी क्या करेगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, जाएगा, गति करेगा। तो देखिए यहां पर ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि सारा का सारा पानी कहां, इस साइड में मूवमेंट करेगा, इधर। ये यानी परासरण की डिफिनेशन आप लगाएंगे तो परासरण की डिफिनेशन बिल्कुल आसान है कि जल की सांद्रता जिधर अधिक होगी वो अपनी कम सांद्रता की ओर क्या करेगा, ऑटोमेटिक मूव करेगा, है ना। तो ये होता है हमारा परासरण। सारा का सारा पानी कहां जाएगा, इधर की ओर, विलयन की ओर, क्योंकि विलयन में क्या है, जल की मात्रा कम है, जल की सांद्रता कम है, इसलिए विलायक अपने आप इस झिल्ली से होकर के कहां जाएगा, इस विलयन की ओर जाएगा। और ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य है ना, विलय को जारी नहीं देगी, है ना। तो यहां से हमारा जल इस साइड में मूव करेगा।
आप देखिए यहां पर कि ये जो परासरण की प्रक्रिया हो गई। अब परासरण की प्रक्रिया आपकी दो प्रकार की होती है। जो परासरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो परासरण वो होता है, जैसे परासरण के लिए मैं आपको बता दूं कि परासरण आपका दो प्रकार का होता है। परासरण आपका दो प्रकार का होता है। एक पहला कौन सा होता है, तो पहला जो आपका होता है वो होता है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है, तो जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है ना। जब परासरण की प्रक्रिया या परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं बाह्य परासरण। अब ये बाह्य परासरण का एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो बाह्य परासरण का जो आपको एग्जाम्पल है, मान लिया कि जैसे आप क्या करें कि अंगूर ले लीजिए, है ना, और अंगूर को क्या करिए कि चीनी के विलयन में डाल दीजिए, है ना। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं कि एक अंगूर लेकर के उसको चीनी के वैन में डाल दीजिए, है ना, चीनी का जो घोल हो उसमें आप उसको डाल दीजिए। फिर क्या होगा कि कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे कि वो जो आपका अंगूर है उस चीनी के विलयन के अंदर क्या होगा, सिमट जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो अंगूर की लेयर होती है उसके ऊपर जो झिल्ली लगी हुई होती है वो एसपीएम ही होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। उसमें क्या करेगा कि अंगूर से सारा पानी निकल करके उस चीनी के विलयन में क्या करेगा, ट्रांसफर कर जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है बाह्य परासरण। तो एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जब क्या लिखेंगे कि जब अंगूर को चीनी के विलयन में डाला जाता है तो कुछ समय के बाद जो अंगूर होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। उसमें से पानी क्या होता है, सारा का सारा निकल करके चीनी के विलयन में चला जाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल मिलता है बाह्य परासरण का। ठीक, चलिए सेकंड नंबर देख लेते, दूसरा। सेकंड जो होता है आपका आंतरिक परासरण होता है, या अंतः परासरण भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको मिल जाए, है ना। चाहे अंतः परासरण लिखा हुआ हो और चाहे हाँ अंतः परासरण लिखा हुआ हो या आंतरिक परासरण लिखा हुआ हो। इसको कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस, इसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर हो रही होगी तो उसे हम कहेंगे बाह्य परासरण। इसी का उल्टा ये बन जाएगा कि जब परासरण की क्रिया, है ना, जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है। अब ये बाहर से अंदर की ओर कहां देखने को मिलेगा, तो आपको ये जो आंतरिक परासरण है ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप क्या करिए कि मान लिया वाटर ले लीजिए, पानी, है ना, और उस पानी के अंदर आप किशमिश को डाल दीजिए, है ना। आप शाम को पानी में किशमिश को डाल दीजिए, सुबह देखेंगे क्या होगा, किशमिश वो फूल जाएगी, हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि वो पानी जो होता है सारा का सारा ऑटोमेटिक किशमिश के अंदर ट्रांसफर कर जाता है। तो वो क्या होता है, वो होता है आंतरिक परासरण। यानी यहां पर जो पानी था आपका वो किशमिश के अंदर सारा इंटर कर गया। यहां पर जो अंगूर या किशमिश की लेयर होती है वही अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और वही पानी के अणुओं को ट्रांसफर करने का काम करती है, स्थानांतरण करने का काम करती है। तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आंतरिक परासरण, है ना। तो आप इसे भी देख सकते हैं, या और एग्जांपल जैसे आप मान लिया चना वगैरह है या कोई दालें वगैरह है, जब आप पानी में डाल देते हैं, है ना, तो कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद क्या होता है कि चना या फूल जाता है, या जो भी दाल वगैरह आपने डाली हो पानी के अंदर वो क्या होते हैं, फूल जाते। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी तो यही होता है, उसमें भी आपको आंतरिक परासरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है ना। तो चने का फूलना भी आप कह सकते हैं कि चने का फूलना है, या किशमिश का फूल जाना है, या दालों का फूल जाना है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रियाएं आपकी होती हैं वो सारी की सारी आपकी आंतरिक परासरण की प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, तो ये बात तो हो गई हमारी परासरण की। अब उसके बाद यहां पर देखिए कि विसरण लिखा हुआ था, तो विसरण क्या था कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। यहां किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी स्पेशल के लिए कहा गया। यहां पर कोई भी पदार्थ की अवस्थाएं हो सकती है ना। तो ये हमारा हो जाता है परासरण और विसरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके और जनरलाइज जो एग्जाम्पल होते हैं उनकी बातें मैं आपसे करता हूं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो परासरण है और आपका विसरण है। अब परासरण की प्रक्रिया और आपको कहाँ देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में भी परासरण की प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमारे शरीर में परासरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है ना। तो हमारे शरीर में जो परासरण की प्रक्रिया है वो होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में,
यानी पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में कहां पर, तो जो छोटी आंत और बड़ी आंतें होती हैं, है ना। छोटी आंत क्या करती है कि खनिज लवण का अवशोषण करती है, पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है ना। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, छोटी आंत करती है कि नहीं करती है। तो छोटी आंत जो पोषक तत्वों का अवशोषण करती है वो परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही करती है, ठीक। उसके बाद दूसरा ये मिल जाएगा कि बड़ी आंत, बड़ी आंत का काम क्या होता है, तो बड़ी आंत केवल पानी को अवशोषित करती है, यानी जल के अवशोषण का काम कौन करता है, बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत जो जल का अवशोषण करती है वो ही परासरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही करती है, क्योंकि वो केवल पानी को ऑब्जॉर्ब करती है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है वो भी एक प्रकार से क्या है, उसके अंदर अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति उसके लेयर काम करती है ना। क्योंकि बड़ी आंत क्या करती है, केवल पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और पानी को कोई तभी एब्जॉर्ब कर सकता है जब उसके अंदर क्या हो, अर्ध पारगम्य झिल्ली हो। तो उसकी जो लेयर होती है आंत की वो क्या करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे कार्य करती है। तो हमारे शरीर में इस जगह पर आपको परासरण की क्रिया देखने को मिल जाएगी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में। उसके बाद एक जगह परासरण की क्रिया और देखने को मिलती है आपको, कहां पर, तो वो मिलती है आपको किडनी में, है ना। जो आपका गुर्दा होता है तो उसमें आपको देखने को मिलती है ना। उसमें कहां देखने को मिलेगी, उसमें ये देखने को मिलती है कि जो आप किडनी का आपने पढ़ा होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, कि जो छानने का काम करती है। तो चरण की प्रक्रिया देखिए, अब विसरण की प्रक्रिया की मैं आपसे बात करता हूं कि ये आपको कहां कहां देखने को मिलती है। तो मैंने आपसे कहा कि विसरण की प्रक्रिया तीनों माध्यम में देखने को मिलेगी, कहां कहां पर, तो पहला जो मीडियम मिलेगा आपको वो मिलेगा सॉलिड में, यानी ठोस में, है ना। विसरण की प्रक्रिया तीनों माध्यम में हो सकती है। अब विसरण की प्रक्रिया ठोस में आपको कहां देखने को मिलेगी, तो जो आपकी मिश्र धातुएं बनाई जाती है ना, जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं, धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। और एक धातु को दूसरी धातु में मिलाना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो ठोस में एक धातु को दूसरी धातु में मिलाया जाता है वो प्रक्रिया कौन सी है, विसरण की प्रक्रिया है। या कभी कभी एक छोटी क्लासों में प्रश्न आता था कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख देते हैं, है ना, तो कुछ समय तक लिखा होने के बाद वो चौक क्या होता है कि इस ब्लैक बोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप उसको रफ करते हैं, मिटाते, तो वो आसानी से मिटलता नहीं है। तो वो भी क्या है, एक आपका ठोस में विसरण का उदाहरण है ना। तो अगर आप लिखना चाहें, जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं कि मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु बनाना, एक तो ये हो जाएगा मिश्र धातु बनाना, और दूसरा वो बोर्ड वाला एग्जांपल लिख सकते हैं कि चौक से जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो कुछ समय के बाद चौक क्या होती है कि बोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वहां हमें मिटालने पर, उसको रफ करने पर आसानी से मिटलती नहीं है ना। तो वो ही इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ये हो गया ठोस का एग्जाम्पल। अब आपका सेकंड नंबर होगा द्रव में विसरण। द्रव में विसरण आपको कहां देखने को मिलेगा, है ना, तो लिक्विड में जो आपका डिफ्यूजन है ना, तो लिक्विड में आपका जो द्रव में विसरण है इसका मतलब है कि जैसे पानी है ना। द्रव में विसरण क्या है कि जैसे पानी है तो पानी के अंदर आप स्याही मिला दीजिए या कलर मिला दीजिए, है ना। पानी के अंदर क्या करिए कि स्याही मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए। कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो आपका कलर है या जो स्याही है वो पूरी तरीके से पानी में क्या होगा, फैल जाएगा। यानी पूरी तरीके से उस स्याही या कलर के जो अणु हैं वो गति कर जाएंगे पूरे विलयन के अंदर, है ना। तो आपने जो पानी लिया होगा तो मान लिया उसमें काले कलर की स्याही मिलाया तो पूरा विलयन काला हो जाएगा, है ना। लाल कलर उसमें मिलाया पानी के अंदर तो पूरा विलयन कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको विसरण की प्रक्रिया द्रव में देखने को मिल जाएगी। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका कि पानी में रंग या स्याही को मिलाना, है ना। मिलाना या मिलना भी लिख सकते हैं कि इसे मान लिया स्याही को मिला दे तो वो आपस में क्या होगी, सोल्यूशन में मिल जाएगी पूरी तरीके से। तो द्रव में आपको यहां पर विसरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। नंबर थर्ड क्या आपका गैस में भी आपको विसरण देखने को मिलता है ना। गैस में विसरण कहां देखने को मिलेगा, जैसे गैस में विसरण वहां देखने को मिलता है जैसे अगरबत्ती की खुशबू देखती है आप, पूरे कमरे में फैल जाती है या वायुमंडल में फैल जाती है ना। तो अगरबत्ती में क्या धुआं निकलता है कि नहीं निकलता, धुआं क्या है, प्रकार की गैस ही तो है। तो वहां भी क्या होता है कि आपका जो धुआं होता है वो पूरे वायुमंडल में, या कमरा हो तो कमरे में फैल जाता है पूरी तरीके से, या कहीं गैस लीकेज हो रही हो तो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, या कमरे में है तो कमरे में फैल जाती है ना। उसके बाद आपने और देखा होगा कि इत्र जो होता है ना, जो सेंट या परफ्यूम होता है वो भी क्या होता है, वायुमंडल में उसकी खुशबू फैल जाती है
तो वो भी क्या है आपका कि गैस में फैलने का एग्जाम्पल है। धुआं आप देखते हैं, धुआं क्या वायुमंडल में फैल जाता है, तो वो भी क्या है आपके गैस में विसरण का एग्जाम्पल है ना। तो गैस में विसरण का एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती की है ना खुशबू का फैलना, ये लिख सकते हैं। तो अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि विसरण डिफरेंस समझना तो आपको आ गया होगा कि जो परासरण की प्रक्रिया है केवल एक माध्यम में हो सकती है। एक माध्यम कौन? केवल द्रव माध्यम, लिक्विड। जबकि विसरण की प्रक्रिया तीनों माध्यम में हो सकती है। इसके लिए पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसके लिए किसी भी पारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये भी क्या होगा, ये भी आपका स्वतः प्रवाह चलता है, नहीं स्वतः प्रवाह तो दोनों में होगा, लेकिन डिफरेंस के लिए जो मैंने बताया है वो आपको याद रखना होगा, है ना। तो ये हो जाता है हमारा विसरण और परासरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं आगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी परासरण का महत्व। हो सकता है कि एग्जाम में आपके लिए लिखने के लिए आ जाए या कोई पूछ ले, आपको पता होना चाहिए परासरण का महत्व क्या होता है, कहां पर हमें परासरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो नंबर फर्स्ट देखिएगा, यहां पर देखिएगा मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण करने में, यानी पौधे जो होते हैं वो मूल रोम के द्वारा क्या करते हैं, जमीन से जल का अवशोषण करते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं पौधे। तो वो पौधे अपने मूल रोमों के द्वारा, जो जड़ में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उनको कहते हैं मूल रोम, है ना। तो मूल रोमों के द्वारा क्या करते हैं कि पौधे जल का अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा ही करते हैं, ठीक। सेकंड देखिएगा, नंबर 2 क्या लिखा है कि नई कोशिकाओं में वृद्धि, यानी नई कोशिकाओं में वृद्धि के लिए भी परासरण की क्रिया उत्तरदायी होती है ना। वहां पर भी परासरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नई कोशिकाएं, अब वो चाहे पौधों की कोशिकाएं हो या मनुष्यों में जो कोशिकाएं हैं, है ना, उनकी वृद्धि में परासरण की प्रक्रिया उपयोगी है। सेकंड देखिएगा, थर्ड आपका कि पोषक तत्वों व जल के अवशोषण में सहायक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पोषक तत्व होते हैं इनका जो अवशोषण होता है वो भी परासरण की क्रिया के माध्यम से ही होता है ना। और ये तो मैंने आपको बताया है कि जल का अवशोषण तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया आपको कि जल का अवशोषण भी परासरण की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक। नंबर 4 देखिएगा कि अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक है। परासरण की प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक है ना। वो कैसे होगा कि परासरण में वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जो अवशोषित होने वाले पदार्थ हैं हमारे लिए लाभदायक है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होता है, वो चाहे हमारे शरीर में हो या आपके चाहे पौधों के शरीर में हो या जंतुओं के शरीर में, किसी के शरीर में भी हो, तो उनका क्या होगा, उनके निष्कासन में परासरण की प्रक्रिया सहायक होती है, ठीक। चलिए अगला देखिएगा कि पौधों में जल के विभिन्न भागों में पहुंचने में सहायक होती है। यानी पौधे देखिए क्या होता है कि उनकी पौधों की जो जड़ें होती वो जल को अवशोषित करती हैं, तो तने तक या ऊपर तक पानी कैसे पहुंच जाता है, तो वो पहुंचता है आपका परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पहुंचता है। यानी वो पानी परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा, क्या प्रश्न रहेगा कि मैंने आपको ये बता दिया कि परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पानी जो है पौधों में पहुंचता है, लेकिन पानी को ले जाने का काम कौन करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। मैंने आपको ये बता दिया कि परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पानी पहुंचेगा सभी भागों में, लेकिन कौन ये काम करता है, कौन पानी को लेकर के जाता है, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक। चलिए तो ये परासरण के महत्व हो गए, जो 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे। अब जरा एक बात क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम ले लिया है परासरण और विसरण को छोटा सा समझाने के लिए, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मान लिया देखिए यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर ले लिए, 2 पात्र ले लिए, इनको आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 पात्र मान लीजिए, 2 गुब्बारे मान लीजिए, 2 टायर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इन दोनों पात्रों को या इन दोनों गुब्बारों को या दोनों टायरों को आपस में जोड़ दिया है, एक मेन पॉइंट आपको समझाने के लिए। परासरण और प्रक्रिया, परासरण और जो विसरण की प्रक्रिया है, आपको पता है कि दोनों में अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। मान लिया कि यहां पर जैसे मान लिया हमने इस साइड में, यहां पर मान लिया कि हमने क्या है कि इधर जल भरा हुआ था, पानी भरा हुआ है ना,
इधर है वाटर, जल, और इधर कोई भी विलयन हो, इधर क्या है आपका विलयन है, और बीच में लगी है आपकी एसपीएम। अभी पहले परासरण को समझ लीजिए, एसपीएम लगी है यहां पर, है ना। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि जल क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, और इधर केवल पानी है, तो इधर केवल पानी है, तो यहाँ केवल पानी है, तो पानी की सांद्रता, सांद्रता का मतलब आप समझने के लिए मात्रा भी कह सकते हैं। तो इधर पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इधर विलयन है, तो विलयन में विलय विलायक दोनों होगा, इधर पानी की मात्रा क्या है, कम है। तो आपने परासरण की डिफिनेशन पढ़ी है कि पानी अपने आप, पानी स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो इधर पानी की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, इधर पानी की सांद्रता क्या है, कम है ना। तो अब क्या करेगा, पानी धीरे धीरे इस साइड से इस साइड में गमन करना चालू करेगा, है ना, और इस एसपीएम से होकर के अर्धपारगम्य झिल्ली से। लेकिन एक छोटी सी बात ये तो देखिए, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, क्या हमेशा पानी निकलता ही रहेगा, एक लिमिट तक जाएगा ना। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया था। तो ये परासरण की क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों तरफ पानी की जो मात्रा है, पानी की जो सांद्रता है, पानी का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाता। यानी जैसे ही पानी की मात्रा इस साइड में और इस साइड में बराबर हो जाएगी, वैसे ही इस साइड से पानी इधर जाना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम दिया था। तो ये तो परासरण समझ लिया आपने, यहीं पर मैं विसरण का भी एग्जांपल इसी में समझा देता हूं आपको। ठीक, अब विसरण के लिए मैंने एसपीएम क्यों मिटा दिया, एसपीएम इसलिए मिटा दिया क्योंकि विसरण के लिए किसी भी पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या होगा। अब यहां पर देखिएगा, इस साइड में मैंने मान लिया कि यहां पर हम, इसमें मान लिया कि मैंने हवा भर दी, ज्यादा हवा है, इधर है आपकी ज्यादा हवा, यानी इधर क्या है, वायु की मात्रा ज्यादा है, और इधर क्या है, इधर आपका जो है वो कम है वायु, इधर वायु लिख लेते हैं। इधर हमने मान लिया, देखिए इधर वायु की मात्रा ज्यादा है ना, और इधर जो है ना, अब ये जल ना समझिएगा, ये कण बनाए हैं मैंने वायु के, हवा के। इधर हवा क्या है, ज्यादा है, इधर हवा क्या है, कम है। अब यहां से मैंने एसपीएम वगैरह हटा दिया क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है विसरण। अब हम विसरण को समझने जा रहे हैं। ठीक, तो आपको पता है कि यहां भी वही काम होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हवा जाएगी, क्योंकि विसरण की प्रक्रिया तीनों माध्यम में हो सकती है, ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। तो यहां पर क्या है कि वायु की मात्रा ज्यादा है ना। मान लिया इधर हमारी वायु में क्या होगा, गैसें होंगी, तो इधर मान लिया कि हमारी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, ये सब गैसें हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें इधर भरी हुई हैं, है ना। और इधर क्या है, इन्हीं गैसों की मात्रा इधर कम है ना। तो क्या होगा, आपने पढ़ा था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। अब यहाँ एसपीएम की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो ऑटोमेटिक क्या करेगी कि गैस आपकी इस साइड से इस साइड में मूवमेंट करना चालू कर देंगी, यानी सारी की सारी गैस आपकी कहाँ, इधर से निकल करके इधर जाएगी। तो ये कब तक जाएगी, ये तब तक जाएगी जब तक दोनों साइड में, यानी इधर और इधर, गैसों की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही बराबर मात्रा में गैस हो जाएगी दोनों तरफ, गैस का प्रवाह इधर से इधर की ओर रुक जाएगा, है कि नहीं। आप एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लिया आप साइकिल का टायर है, साइकिल में जब हवा कम होती है आप उसमें हवा भरवाते हैं, होता कि नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आप साइकिल में हवा भरवाते जाते हैं और टायर में आपके हवा भर जाती है, तो जैसे उसमें गैस की लिमिटेड मात्रा में हवा भर जाएगी, वैसे क्या होता है कि आपको फिर हवा रिपेल मारने लगती है, फिर उसमें आप हवा नहीं भर सकते, है ना। एक लिमिट तक उसमें भर सकते हैं, उसके बाद उसमें हवा की मात्रा जब पर्याप्त हो जाएगी तो फिर उसमें आप हवा फिल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर इसका यही कहने का मतलब था कि जब तक दोनों तरफ वायु की मात्रा समान नहीं हो जाएगी तब तक इधर से हवा इधर जाती रहेगी, है ना। जैसे ही दोनों साइड में हवा की मात्रा वायु की मात्रा बराबर हो गई, वैसे ये प्रवाह अपने आप रुक जाएगा, है ना। तो ये है आपका परासरण और विसरण का महत्व। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज परासरण और विसरण का जो मेरा टॉपिक था वो समझ में आया हुआ होगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं, यदि आप लोगों को मेरी मेहनत परिश्रम मेरा अच्छा लग रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मेरे पढ़ाने से आपको कोई फायदा हो रहा है,
है ना। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर करते रहेंगे तभी से हमें थोड़ा सा क्या होगा कि मोटिवेशन ऐसा मिलता रहेगा कि जिसके लिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।